Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं आपका एंकर ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेगुलरली आपको न्यूज़ देते रहूं। तो आज ऑलरेडी काफ़ी न्यूज़ है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट न्यूज़ पे जंप करते हैं। तो मार्केट वॉच में हम देख लेते हैं पहले, सबसे पहले इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट यूएस मार्केट अभी ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो इन रेड ही है। अगर मैं यूरोपियन मार्केट की बात करता हूँ तो यूरोपियन जो मार्केट से इंडाइसेस है वो स्लाइटली इन ग्रीन। वहीं पे जो एशियन मार्केट से वो मिक्स्ड रिएक्शन था, मिक्स्ड। जो इंडियन इंडाइसेस है, निफ्टी, सेंसेक्स, वो दोनों ऑलमोस्ट 2% डाउन, विच इज़ कंसर्निंग। बट वहीं पे हमको जो ईयू मार्केट है वो थोड़ा बहुत स्टेबल कहूँगा मैं, थोड़ा फ्लैट से इन ग्रीन क्लोज हुए। बट यूएस मार्केट जो है वो अभी इन रेड ट्रेड कर रहा है। प्राइजेस, बिटकॉइन सुबह शाम तक थोड़ा बहुत इन ग्रीन आया था। 67,000 के लेवल उसने क्रॉस किया था, लेकिन वापस से गिर के अभी 66,000 के आसपास गिर चुका है। तो क्रिप्टो मार्केट भी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो फ्लैट से इन रेड है। मेजॉरिटी जो टॉप कॉइन्स है वो सारे इन रेड ही है। अगर मैं 24 आवर्स देखूँ या फिर इवन 7 डेज़ देखूँ, 7 डेज़ में भी जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स है वो सारे ही इन रेड है। तो मार्केट में एज सच अभी भी फियर कंटिन्यू है, अभी भी अनसर्टिनिटी कंटिन्यू है। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट फियर 25 के आसपास वो जो है इंडेक्स वो है जो है शो कर रहा है। मार्केट कैप, क्रिप्टो मार्केट कैप फ्लैट ही है, 2.3 ट्रिलियन। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तभी भी उसी प्राइस पे था। तो वहीं पे जो है जो मार्केट कैप है क्रिप्टो का वो अभी भी वहीं पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम एक बार इन ये कमोडिटीज़ देख लेते हैं तो कमोडिटीज़ में भी एज सच मेजर कोई जंप आया नहीं है। गोल्ड सिल्वर भी ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो ब्रेंट क्रूड में अच्छा खासा सर्च आया है। अभी ऑलमोस्ट ब्रेंट जो है $108 के आसपास जो है ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड, राइट। तो $108 के आसपास जो है 108 109 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। तो ऑयल में अच्छा खासा जो है सर्च है। तो ऑयल में सर्च है तो डॉलर में भी ऑफकोर्स सर्च रहेगा, क्योंकि डॉलर ज़्यादा लगेगा नेशंस को टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ ऑयल। तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो DXY जो डॉलर का इंडेक्स है उसमें भी हमको एक जंप देखने को मिलेगा। आ जाते हैं क्रिप्टो पे। तो मार्केट तो काफ़ी फ्लैट ही है। मार्केट में जैसे मैंने बताया अनसर्टिनिटी है। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्रिप्टो को लेके, तो उन सब के बारे में हम अभी बात करते हैं। तो पहला न्यूज़ आवे के तरफ से। आवे का वर्जन 4 जो है वो लॉन्च हो चुका है, वो लाइव जा चुका है इथीरियम मेन नेट पे। एंड वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के डेवलपमेंट के बाद, आई थिंक हाँ ऑलमोस्ट 2 से 3 ईयर्स के डेवलपमेंट के बाद अब जाके आवे का जो है वर्जन 4 लॉन्च हो चुका है। एंड उसमें बेसिक छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट्स है, जैसे लिक्विडिटी यूज़ जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट है। क्रेडिट मार्केट्स जो होता है, लेंडिंग मार्केट्स, क्रेडिट मार्केट्स, उसको एक्सपैंड किया जाएगा, डिफरेंट लेंडिंग मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो उन चीज़ों पे आवे जो है काम करेगा। आवे सबको पता है एक DeFi प्रोटोकॉल है, एक DeFi प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लेंड कर सकते हैं अपने टोकन्स एंड उस पर आप अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। तो आवे वर्जन 4 में एक हब एंड स्पोक मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड वो आर्किटेक्चर स्टाइल है, बेसिक आर्किटेक्चर स्टाइल है कि जहाँ पे जो सेंट्रल में जो हब रहेगा वहाँ पे जो सारा लिक्विडिटी पूल बनाएंगे वो लोग, जहाँ पे सारा लिक्विडिटी स्टोर करेंगे। एंड जो स्पोक्स होंगे वो होंगे इंडिपेंडेंट मार्केट्स, क्रेडिट मार्केट, जहाँ पे ताकि ऐसा हो कि अगर कोई मार्केट कोई मार्केट कोलैप्स करता है तो उसके वजह से सेंट्रल जो लिक्विडिटी पूल है उसमें
कोई इफ़ेक्ट ना आए, बाकी की जो मार्केट्स है वो ऑपरेट करते रहे। तो ये एक रीज़न है कि क्यों वो लोग हब एंड स्पोक मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि डीफाई प्रोटोकॉल है तो मल्टीपल आपको वहाँ पे मार्केट्स दिखेंगे, लेंडिंग मार्केट्स दिखेंगे, तो वो उन सबको इंडिपेंडेंट करने के लिए, ताकि एक पे अगर कोई इफेक्ट आ रहा है तो दूसरे पे इफेक्ट ना हो, उस चीज़ के लिए वो लोग हब एंड स्पोक मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स और अदर बेनिफिट्स भी है वर्जन 4 के साथ। अगला न्यूज़ फॉर XRP। तो XRP हम लोग के माइंड में काफ़ी टाइम पहले एक रूमर चल रहा था कि क्या जो XRP है वो US जो डॉलर है उसको रिप्लेस कर सकता है क्या, क्या XRP एक रिज़र्व करेंसी बन सकता है क्या। हमने देखा है काफ़ी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी सारे बैंक्स जो है अदर नेशंस में जो है वो XRP यूज़ करते हैं, XRP का जो लेजर है वो यूज़ करते हैं। एंड लोग ये रूमर फैला था कि क्या XRP रिज़र्व टोकन बन सकता है क्या, ग्लोबल रिज़र्व करेंसी बन सकता है क्या, क्योंकि आप सबको पता ही है सब डॉलर करंट ग्लोबल रिज़र्व करेंसी है, तो जिसको सब लोग अपने सेंट्रल बैंक्स में हर नेशन अपने सेंट्रल बैंक में जो है डॉलर होल्ड करता है फॉर अगर कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल ट्रेड होता है वो डॉलर्स में ही होता है। मेजॉरिटी जो उनका चंक जाता है वो ऑयल ख़रीदने में ही जाता है, तो उस चीज़ के लिए वो लोग जो है डॉलर यूज़ करते हैं, इसीलिए जो सेंट्रल बैंक्स डॉलर होल्ड करते हैं। बट यहाँ पे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमेंट्स पास किए गए थे। मार्टिन आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि एक इकोनॉमिक फोरकास्टर है, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या XRP फ्यूचर में एक रिज़र्व करेंसी बन सकता है क्या, रिज़र्व टोकन बन सकता है क्या। एंड उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी अदर एसेट को किसी भी अदर टोकन को अगर एक रिज़र्व करेंसी बनना है, डॉलर को रिप्लेस करना है, तो वो किसी से बैक्ड होना चाहिए। आई मीन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम लोग 1971 में हमने देखा कि वो निक्सन ने कैसे जो डॉलर था उसको गोल्ड से डीप पेक कर दिया, क्योंकि जो अदर नेशंस थे वो लोग गोल्ड में जो डॉलर के बदले गोल्ड लेना उन्होंने चालू कर दिया था। अगर आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ तो 1933 में आई थिंक 1933-34 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहाँ पे हर ग्लोबल करेंसी, हर दूसरा करेंसी, चाहे वो पाउंड, येन, रुपीज़, जो हर करेंसी थे वो सारे करेंसीज डॉलर को पेग किए गए थे, क्योंकि डॉलर गोल्ड को पेग था। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वो टाइम पे जो वॉर्स थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी हुआ था 1929 में, वो सब के बाद गोल्ड डॉलर गोल्ड से पेग था, एंड जो करेंसीज थे वो डॉलर को पेग थे। लेकिन उसके बाद जैसा टाइम थोड़ा ठीक चलने लगा, क्योंकि डॉलर वो टाइम पे वॉज नॉट अ रियल मनी, गोल्ड वॉज द रियल मनी। सो जो अदर नेशन से वो लोगों ने गोल्ड एक्सचेंज करना चालू कर दिया डॉलर के बदले में। एंड तो फिर अगेन US अपना इकोनॉमिक पावर खो देता, तो उन्होंने 1971 में जो है ये पेग जो है ब्रेक कर दिया। एंड तब उसके बाद से कोई भी करेंसी अभी गोल्ड से बैक नहीं है, ना ही डॉलर से बैक्ड है। तो हर करेंसी कोई भी सेंट्रल बैंक कितना भी चाहे पैसा प्रिंट कर सकती है, जो कि उस पेपर मनी में ट्रस्ट लूज़ करने के लिए काफ़ी ईजी है वैसे पेपर मनी में। तो हाँ, तो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी एसेट को डॉलर को रिप्लेस करना है तो वो किसी से बैक होना चाहिए, एंड यहीं पे स्टेबल कॉइन्स आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि स्टेबल कॉइन अगला रिजर्व करेंसी बन सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टेबल कॉइन समथिंग समवॉट सिमिलर काम करते हैं, जहाँ पे वो डॉलर या ट्रेजरी बिल्स से बेसिकली बैक्ड होते हैं। तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी एसेट किसी पर्टिकुलर अदर एसेट से बैक्ड रहेगा तो वो हम लिमिटेड सप्लाई में ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर डॉलर गोल्ड से बैक्ड था, जब 1930s में जब गोल्ड से बैक्ड था, तब जितना गोल्ड वो लोग ट्रेजरी में होल्ड करते थे उतना ही जो है वो लोग डॉलर प्रिंट कर सकते थे। एंड वो उनके लिए एक ट्रबल था, क्योंकि उनको वॉर्स फंड करने थे, उनको अपना इकोनॉमी चलाना था, दूसरे नेशंस में वॉर प्रोवोक करना था। तो उन्होंने क्या किया, अंधाधुंध डॉलर प्रिंट करना चालू किया, एंड वही हुआ। तो अगेन अगर
यही रीज़न है, अगर हम लोग किसी एसेट को किसी अदर एसेट से हम लोग अगर बैक करते हैं तो हम लोग अनलिमिटेड प्रिंट नहीं कर सकते हैं। एंड बट इसके वजह से क्या होगा, अगर ऐसा गवर्नमेंट प्रिंट नहीं करेगी पैसा तो गवर्नमेंट चलेगी नहीं। तो यहाँ पे XRP में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे वो नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है पॉलिटिकल। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं प्रिंट करेगी, गवर्नमेंट फ्रीबीज नहीं देगी, तो आप आगे, आप खुद समझदार है, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है उनका ये कहना है कि शायद नहीं हो सकता। एंड उन्होंने ये भी कंसर्न जताया है कि ग्लोबल जो डेट है वो कितना बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं 300 ट्रिलियन जो है वो ग्लोबल डेट है। आप पूछोगे कि ग्लोबल डेट कैसे हो सकता है, मतलब सारे नेशंस ने किससे मिल के पैसा उठाया है। उन्होंने थिन एयर से पैसा प्रिंट किया है, वो है ग्लोबल डेट। वो लोगों ने एक दूसरे से पैसा नहीं लिया है, वो लोगों ने सब ने बस पैसा, अंधाधुंध पैसा प्रिंट किया है। एंड ये काफ़ी कंसर्निंग है। एंड ये जब तक चलते रहेगा, एक सॉर्ट ऑफ पॉन्जी स्कीम है, जब तक चलते रहेगा तब तक कॉन्फिडेंस है। जिस दिन कॉन्फिडेंस निकला इस सिस्टम से, इस पेपर मनी सिस्टम से, ये सारा कोलैप्स कर जाएगा। एंड ये सारे जो सारा जो करेंसीज है, सारे जो गवर्नमेंट्स है, सारा जो सेंट्रल बैंक्स है, वो सब एक ही झटके में कोलैप्स हो सकता है। तो जब तक ये एक दूसरे के सर पे टोपी पहनाते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। हम देख रहे हैं जो अदर नेशंस है, चाइना जो है वो US ट्रेजरीज डंप कर रहा है। हम देख रहे हैं जो अदर नेशंस है वो धीरे धीरे जो अपना US ट्रेजरी जो अपने ट्रेजरी में होल्ड करते हैं, डॉलर जो अपने ट्रेजरी में होल्ड करते हैं, वो धीरे धीरे वो लोग सेल ऑफ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं स्विफ्ट सिस्टम जो कि US का एकमात्र सिस्टम है जो कि ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में जिस पे ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका हम एक अल्टरनेटिव आता हुआ ब्रिक्स सिस्टम आता हुआ देख रहे हैं। तो नेशंस US से नाराज़ है, तो वो लोग धीरे धीरे US से निकल के दूसरे जो ऐसा ग्रुप्स फॉर्म करेंगे एंड वो लोग खुद का एक करेंसी लेके आएंगे। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डॉलर है उसका वैल्यू कम होते हुए। तो अगला आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक समझना। हमको लोगों को लगता है कि क्रिप्टो अल्टरनेट है, क्रिप्टो ही है, बिटकॉइन ही है, डॉलर अंधाधुंध प्रिंट हो रहा है तो बिटकॉइन अगला रिजर्व करेंसी बन सकता है। उसमें काफ़ी चैलेंजेस है, इतना ईजी नहीं है जितना आपको लग रहा है। लोग बड़े बड़े प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, बिटकॉइन $1 मिलियन तक चले जाएगा। भाई जब डॉलर ही नहीं रहेगा तो बिटकॉइन को हम लोग कोरिलेट किससे करेंगे? समझ रहे हो ये बात मेरा? तो अगले न्यूज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे एक और सॉर्ट ऑफ बैड न्यूज़ ही है क्रिप्टो के लिए। तो जो बैंक ऑफ जापान है वो अपना इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। तो स्टोरी समझ लेते हैं पहले क्या है। तो बैंक ऑफ जापान जो कि जो बैंक का जापान का सेंट्रल बैंक है, वो उन्होंने काफ़ी टाइम तक जो है अपना इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो रखा था। तो लोग क्या करते थे, जापान से येन उठाते थे सस्ते दामों पे एंड उसको हाई रिस्क मार्केट्स या फिर हाई इंटरेस्ट रेट जहाँ पे उनको रिटर्न्स मिल सकते थे, उन चीज़ों में वो लोग इन्वेस्ट करते थे। एंड इसी चीज़ को जो लोग कहते हैं येन कैरी ट्रेड, इसी चीज़ को येन कैरी ट्रेड करते हैं। तो वो लोग जापान से सस्ते में येन उठाया, उस चीज़ को लेके जाके US ट्रेजरी बॉन्ड्स में या क्रिप्टो में या फिर जो भी हाई रिस्क एसेट्स या फिर हाई रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते थे एंड उनको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता था। लेकिन अब क्या कर रहा है बैंक ऑफ जापान, क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। अभी रिसेंटली उसने 0.75% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, विच इज़ हाई। तो उसके बाद से ही जो है मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया, क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया जब वो न्यूज़ बाहर निकल के आया था। तो ये चीज़ हो रहा था। यहाँ पे कंसर्निंग ये है कि जो जापान का 30 ईयर का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है या फिर 40 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रहा है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, समझने वाली बात यह है कि बॉन्ड यील्ड जब बढ़ता है उसका मतलब ये है कि बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम हो रहा है। बॉन्ड आप सॉर्ट ऑफ एसेट सोच सकते हैं कि अगर एसेट पे रिटर्न बढ़ रहा है एंड जो एसेट का प्राइस है वो कम हो रहा है, वो तभी होता है जब इन्वेस्टर्स उस चीज़ को नहीं प्रेफर करते हैं, इन्वेस्टर्स वो चीज़ को नहीं खरीदना चाहते हैं, तब जाके उसका जो प्राइस है वो कम होता है एंड उस पर जो यील्ड सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता है। तो अब
जब वो इन्वेस्टर्स तब करते हैं जब उनको लॉन्ग टर्म में भी उनको लगता है कि जो यहाँ पे दो पार्ट्स है। पहला तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, दूसरा जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड से उसका यील्ड बढ़ रहा है। बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड दो अलग चीज़ें, बट दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड है। तो जब एक बढ़ेगा, जैसे यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा, प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड गिरेगा। अगर यील्ड बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि प्राइस गिर रहा है, इसका ये मतलब है कि इन्वेस्टर्स उसको नहीं खरीदना चाहते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये जो इन्फ्लेशन है वो नहीं कम होने वाला है। इसीलिए वो जो है इन्वेस्टर्स उसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो है मार्केट में एक छोटा मोटा सेल ऑफ आ सकता है या उससे ज़्यादा सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग येन कैरी ट्रेड में जो है क्रिप्टो येन पे पैसा उठा के क्रिप्टो में पैसा डालते थे। अगला आर्टिकल है क्लैरिटी न्यूज़। तो क्लैरिटी न्यूज़ के बारे में काफ़ी टाइम से चर्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है। हमने जीनियस एक्ट में देखा जहाँ पे स्टेबल कॉइन्स के बारे में बात किया गया था। जीनियस एक्ट बेसिकली ये था कि स्टेबल कॉइन्स आप लॉन्च इशू कर सकते हैं, एंड अगर आप स्टेबल कॉइन इशू कर रहे हैं तो वो किसी से बैक्ड होना चाहिए, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड या डॉलर से, किसी भी चीज़ से बैक्ड होना चाहिए। वो जीनियस एक्ट का रूल था। अब क्लैरिटी एक्ट आने वाला है। क्लैरिटी एक्ट इस चीज़ पे बात करेगा कि क्या यील्ड देना चाहिए या नहीं। द थिंग इज़, यहाँ पे डिबेट चल रहा है, यहाँ पे क्लैश है दो पार्टीज़ के बीच में। एक तरफ है कॉइन बेस और दूसरी तरफ है बैंक्स। बैंक्स ये कह रहे हैं कि नहीं, यील्ड नहीं, हमको यील्ड नहीं देना चाहिए। जो जब कोई स्टेबल कॉइन इशू करता है बैक्ड बाय यूएस ट्रेजरी, उनको जो है यील्ड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर यील्ड मिलने लगा, सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम मिलने लगा, जो भी जो बॉन्ड्स होल्ड करता है उनको, तो बैंक्स में कोई भी पैसा नहीं डालेगा। अगर बैंक्स में कोई भी पैसा नहीं रखेगा तो बैंक्स कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि बैंक्स आपके लिक्विडिटी पे ही काम करते हैं। अगर आप अपना पैसा बैंक में रखोगे तभी वो बैंक वो आगे किसी को लोन पे दे सकता है। अगर आप बैंक में पैसा ही नहीं रखोगे, आप लेके जाके वो पैसा स्टेबल कॉइन्स में डालोगे एंड उस पर वहाँ पे अच्छा खासा यील्ड आप कमाओगे, तो आपके पास आप बैंक के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसीलिए जो है वो लोग उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। एंड वहीं पे जो कॉइन बेस है, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ क्रिप्टो का रिप्रेजेंटेटिव हम मान सकते हैं, वो कह रहा है कि नहीं, हम ये बिल अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा, वो कॉइन बेस ऑफकोर्स बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देख रहा है, क्योंकि आई थिंक लास्ट क्वार्टर उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया, ऑलमोस्ट 15 to 20% जो उनका टोटल रेवेन्यू था वो स्टेबल कॉइन्स के जो यील्ड थे उससे आए थे। तो वो है, बट लग रहा है ऐसा कि अब शायद ये अप्रैल मई में क्लैरिटी जो एक्ट है, अप्रैल एंड में तक जो है क्लैरिटी एक्ट पास हो जाना चाहिए। एंड मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा होगा कि जो यील्ड है वो उस पर बैन लग जाएगा, तो आपको जो भी स्टेबल कॉइन इशूअर से उनको यील्ड नहीं मिलेगा, एंड ये क्रिप्टो के लिए सॉर्ट ऑफ नेगेटिव होगा डेफिनेटली। तो उसी चीज़ पे वो लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। एंड कॉइन बेस कह रहा है कि हम ये लॉ पास ही नहीं होने देंगे, हम ये अग्री ही नहीं करते हैं। एंड वहीं पे जो बैंक्स है, जो बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका ये कहना है कि अभी आप बिल पास करा लो, आप बाद में नेक्स्ट साइकिल में आप इस चीज़ पे बात कर सकते हो कि यील्ड देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, वैसा उनका जो है कहना है। अगला न्यूज़ आर्टिकल पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 1 जो कि परसों, वो PMI मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आने वाला है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल 2 को इनिशियल जॉबलेस की क्लेम्स आने वाले हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम अ फेड्स परस्पेक्टिव। एंड अप्रैल 3 को भी एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का जो है रिपोर्ट आने वाला है। तो ये सारे डेटा जो है फेड क्लोजली वॉच करता है, क्योंकि फेड को ये डेटा के मदद से ही वो जो है डिसीजन लेता है कि रेट कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगले न्यूज़ पे आते हैं। तो स्ट्रैटेजी, हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं किया कि स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन ख़रीदा नहीं है, एंड उन्होंने एक्चुअली में बिटकॉइन ख़रीदा नहीं है। तो काफ़ी टाइम हो गया जो स्ट्रैटेजी है उन्होंने बिटकॉइन ख़रीदा नहीं, ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5
से 2 वीक्स हो चुका है, ना स्ट्रैटेजी ने ना कोई शेयर खरीदा है, ना कोई बिटकॉइन खरीदा है, ना कोई बिटकॉइन बेचा है। उन्होंने अपने होल्डिंग्स पे वो बेसिकली हॉडल कर रहे हैं, विच इज़ गुड। एटलीस्ट बेचा तो नहीं है, खरीदा नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 700,000 या 800,000 BTC जो है होल्ड करते हैं। इथीरियम के लिए एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। जो इथीरियम फाउंडेशन है वो उन्होंने ऑलमोस्ट 46 मिलियन वर्थ के इथीरियम टोकन्स, जो कि ऑलमोस्ट 22,500 इथीरियम टोकन जो है वो स्टेक किया है। जो कि स्टेक आप जानते ही हैं, इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम यूज़ करता है, जहाँ पे आप स्टेक करोगे उस स्टेकिंग से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो जो आप स्टेक्ड इथीरियम है वो ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करता है एंड जो चेन का सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर करता है। तो तो ये एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि उससे हमको शो करता है कि जो फाउंडेशन है इतना सारा पैसा अगर अपने ही सिस्टम में डाल रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंट है इथीरियम को लेके। लेकिन इथीरियम के प्राइस में ऐसा ज़्यादा सर्च आया नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। आई थिंक वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रहे हैं, तो अभी तो अनसर्टेनिटी बना हुआ है। आप देख रहे हैं एक तरफ ऑयल के प्राइसेस किस तरह बढ़ रहे हैं, तो मैं अभी काफ़ी इन माय ओपिनियन मैं काफ़ी हद तक बोल सकता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ेगा तो वो मार्केट के लिए काफ़ी कंसर्निंग है। दूसरा चीज़ ये है कि हम देख सकते हैं यूएस का डेट एक तरफ बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 39 to 40 ट्रिलियन डॉलर्स यूएस के ऊपर डेट है अभी, एंड उसमें से ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उनको इस साल या तो रोल ओवर करना है, या फिर क्योंकि उसका एक्सपायरेशन आने वाला है, तो उनको अभी उस 10 ट्रिलियन डॉलर्स के लिए नए बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे एंड नए इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। एंड आई थिंक स्टेबल कॉइन इशूअर्स वन ऑफ द पार्टीज़ हो सकते हैं जो उस बॉन्ड को ख़रीदें। तो ये सब वहाँ पे चल रहा है। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ट्रंप ने रिसेंटली कहा है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 3500 सोल्जर्स को जो है भेजा है, जो कुवैत से एंटर करेंगे एंड जो ईरान का खर्ग आइलैंड है उसको कैप्चर करेंगे, क्योंकि खर्ग आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, क्योंकि वहीं से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड ईरान ने ऑफ कोर्स उनको इनविटेशन दिया है कि आप आइए तो सही, कदम रखिए तो सही, सॉर्ट ऑफ वार्निंग भी दी है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि बातचीत चल रहा है, लेकिन किसके साथ बातचीत चल रहा है, कौन है न्यू रजीम में, क्या आयतुल्ला खमेनी जो मर चुके हैं उनके बेटे जो मुज्तबा खमेनी है उनके साथ क्या बातचीत हो रहा है, किसी को नहीं पता। ट्रंप क्या खुद से बात कर रहे हैं या सही में किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो इसीलिए मार्केट में अभी भी अनसर्टिनिटी है। तो एज सच उतना ही था मेरे तरफ से। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो ऑफ कोर्स थम्स अप भी देना नीचे वीडियो पे, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है, क्रिप्टो को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके कुछ भी चीज़ आपको समझना है ना, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए आसान होगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।